अ, नमस्कार। पुनः एक बार सभी साथियों का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार सचान, प्रवक्ता डाइट हमीरपुर। जैसा कि हमने इससे पूर्व के दो वीडियो में मौर्य वंश के बारे में कुछ सीखने सिखाने संबंधी कार्य किया था, उसी के आगे हम लोग आज बात करेंगे गुप्त वंश पर। तो मैं सीधे टॉपिक पर आता हूं। मौर्य वंश के पतन के बाद, यानी एक केंद्रीकृत सत्ता के पतन के बाद, शमन के बाद कई क्षेत्रीय सत्ताएं उभरकर सामने आईं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों का राज्य स्थापित हो गया और वो कालांतर तक कार्य करते रहे। लगभग 200 ईस्वी के बाद, यानी कि अगर डेट जो इतिहासकार मानते हैं 275 ईस्वी के आसपास की बात है, जब कि गुप्त साम्राज्य के उदय के अंश हमें दिखाई पड़ते हैं। अब पुनः, जैसा कि हमने मौर्य वंश पे बात करी थी कि किसी भी शासन सत्ता के संबंध में, कालातीत शासन सत्ता के संबंध में हमें जानकारी के लिए कुछ स्रोत चाहिए। वो स्रोत क्या हैं, हमने मौर्य वंश में भी बात करी थी। साहित्यिक स्रोत हो सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत हो सकते हैं, और अगर उस दरमियान में बाहर से कोई विदेशी हमारे भारत की यात्रा किया है, विदेशी यात्री कोई आया है और उसने कोई अपना ग्रंथ लिखा है, कहीं पर उसकी टिप्पणी है, तो वो भी हमें इतिहास को जानने में मदद करता है। तो साहित्यिक स्रोत के रूप में गुप्त वंश जिस समय से उदय हो रहा है या जिस समय है, तो साहित्यिक स्रोतों में ब्राह्मण साहित्य में आपके विष्णु पुराण और वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में थोड़ा जानकारी हमें मिलती है। विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मौर्य वंश को जब हम पढ़ रहे थे तो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस नामक कृति थी, जिससे हमें मौर्य वंश के उदय और उत्थान के बारे में जानकारी मिलती है। और यहाँ पर विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम नामक कृति है, जिससे हमें गुप्त वंश के बारे में, देवी का मतलब यहाँ पर कुमार देवी, अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, और चंद्रगुप्तम का मतलब चंद्रगुप्त प्रथम से है, उनके बारे में, यहाँ पर उनके विवाह के बारे में किस तरीके की क्या घटनाएं घटी थी, उस बुक में ये बताया गया। कालिदास गुप्तकालीन लेखकों में माने जाते हैं, इनकी इसलिए उनकी भी कृतियों में जो मतलब कृतियां हैं, उनमें गुप्त वंश के बारे में हमें व्यापक जानकारी मिलती है। एक राइटर और है शूद्रक, उनकी रचना है मृच्छकटिकम, उससे भी हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और एक अन्य रचना है वत्स्यायन की कामसूत्र, उससे भी हमें गुप्त वंश के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। पुरातात्विक अगर साक्ष्यों की बात करें, पुरातात्विक साक्ष्य को मैंने मौर्य साम्राज्य में भी डिस्कस किया था कि कुछ भी ऐसे स्तंभ, सिक्के, स्मारक, ये सब पुरातात्विक साक्ष्यों में आते हैं, मूर्तियां हो, मंदिर हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग गुप्त वंश के बारे में, और खासकर समुद्रगुप्त, उनके जो सर्वोच्च राजाओं में काउंटिंग करी जाती है, जब गुप्त वंश का चरम पहुंचता है, उनके बारे में जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग में इस समय प्रयाग में ही एक प्रशस्ति का मतलब जिनमें उनकी प्रशंसा करी गई है, एक लेख रखा है, उस प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के बारे में व्यापक जानकारी मिलती है। पूरा मतलब उस चरित्र काव्य है, वो चरित्र काव्य का मतलब पूरे चरित्र चित्रण का वर्णन काव्य के माध्यम से किया गया है उसमें, तो समुद्रगुप्त के बारे में वो है। इसके बाद में कुमारगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम, जिसे महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था, के बहुत सारे अभिलेख हैं।
उनसे भी शासन सत्ता की जानकारी मिलती है, क्षेत्र के विस्तार की भी जानकारी मिलती है। जैसे कुछ कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के अभिलेख उत्तरी बंगाल में भी मिलते हैं, तो इससे यह जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का जो शासन क्षेत्र है वो कहाँ तक था, उत्तरी बंगाल तक था। इसके बाद स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख, जिसमें हूण जो विदेशी थे उस समय अटैक हो रहे थे, हूण जाति के थे वो, उनके बारे में जानकारी मिलती है। और जूनागढ़ में एक प्राप्त झील, जो हमने पिछले भी मौर्य में भी डिस्कस किया था कि जूनागढ़ में जो अशोक का कोई जो राज्यपाल था, तो वहां से चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में जानकारी मिलती है और ये पता चलता था कि उसने एक झील खुदवाई थी, सुदर्शन नामक झील। पुनः हमें जूनागढ़ से प्राप्त जो है तो जो ये पता चलता है साक्ष्यों में कि जूनागढ़ में झील का पुनर्निर्माण कराया गया था गुप्तों के समय। सिक्के, बहुत सारे सिक्के हैं जिनसे हमें गुप्तकालीन राजाओं की जानकारी मिलती है, अलग अलग प्रकार के सिक्के, अभी हम लोग उनको चर्चा करेंगे। स्मारक हैं, स्मारकों में मंदिर हैं, मंदिर जैसे तिगवा जबलपुर का विष्णु मंदिर है, नचना कुठार ये अजयगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर पार्वती शिव का मंदिर है। देवगढ़ झांसी, इसमें 10 अवतार, जो हम विष्णु के 10 अवतार माने हैं हमने, उनके उसका मंदिर है। और एक भितरगांव कानपुर नगर में इस समय पड़ती है तहसील भितरगांव, वहां का मंदिर है। ये मंदिर सब गुप्तकालीन है, इनसे भी हमें गुप्तकालीन संस्कृति के बारे में, कला के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत सारी मूर्तियां उस समय की मिली हैं उस काल के। अब आप कहेंगे काल कैसे, तो कार्बन डेटिंग से डिटेक्ट हो जाता है कि ये किस टाइम की बनी हुई मूर्ति है। तो बुद्ध, शिव, विष्णु की मूर्तियां जो है तो प्राप्त हुई हैं बहुत सारी मात्रा में। इससे गुप्तों के धार्मिक सद्भाव की भी जानकारी मिलती है कि वो धार्मिक रूप से क्या थे, सहिष्णु थे, हर धर्म की मूर्ति वहां पर मिली। चैत्य गुहा, कुछ गुहा मंदिर, गुहा का मंदिर का मतलब है कि पहाड़ को काटकर ही सीधे मंदिर बना दिया जाता था, वो गुहा मंदिर कहलाते थे। और बाघ और अजंता की गुफाएं, तो अजंता की गुफाओं में तो कई पीरियड की जो तो लेख और चित्र मिलते हैं। बाघ जो गुफा है वो गुप्तकालीन है पूर्ण रूप से, और अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा गुप्तकालीन मानी जाती है। इसके बाद जो है तो अगर विदेशियों के विवरण की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायहान यात्री आता है भारत, तो उसका विवरण भी जो है तो गुप्त काल पर एक वृहद प्रकाश डालता है। तत्पश्चात गुप्त काल के पश्चात वर्धन काल में एक यात्री वेनसांग आता है हर्षवर्धन के समय, वो भी गुप्त काल के बारे में काफी कुछ टिप्पणी करता है। तो इस तरीके हम लोग जो है तो साक्ष्यों के बारे में गुप्त के देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि गुप्त वंश का प्रारंभ कहां से होता है, प्रारंभ की जो तिथियां हैं उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति है, लेकिन ज्यादातर इतिहास इस बात पर सहमत हैं कि लगभग 270 से 75 ईस्वी के आसपास दो हमें मोहरें मिली हैं जिनसे हम ये बात मान सकते हैं कि शायद गुप्त वंश का पहला राजा श्री गुप्त रहा होगा। उन दोनों मोहरों में एक मोहर में लिखा है गुप्तस्य और दूसरी मोहर में लिखा है श्रीगुप्तस्य। इन दोनों नामों के आधार पर ही हम ये मानते हैं कि शायद गुप्त वंश का पहला राजा श्रीगुप्त रहा होगा। इन दो मोहरों के अलावा हमें उस राजा के बारे में, श्रीगुप्त राजा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तत्कालीन जो गुप्त वंश के अभिलेख हैं, लेख हैं, उनमें श्रीगुप्त के पुत्र के रूप में घटोत्कच का वर्णन मिलता है। बस इतना ही मिलता है कि गुप्त वंशावली में कहीं कहीं नाम मिलता है, कहीं अभिलेखों में घटोत्कच को ही गुप्त वंश का आदि पूर्वज भी बताया गया है कि शुरुआत घटोत्कच से भी होती है। लेकिन अंतिम में रूप में इतिहासकार सहमत इस बात पर हैं कि नहीं, घटोत्कच के पूर्व भी सामंत के रूप में हो या थोड़ा सा सत्ता शक्तिशाली अपनी बनाई थी, तो वो था कौन, श्रीगुप्त। अब घटोत्कच के बाद ही स्टार्ट होता है घटोत्कच के पुत्र के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम। हम चंद्रगुप्त के नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त नाम था उनका। प्रथम हम अपनी सुविधा के लिए लगाते हैं क्योंकि चंद्रगुप्त के रूप में राजा और हैं तो उनको द्वितीय लगा लेते हैं। उनका पीरियड 319 से 350 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यहां से गुप्त वंश का उत्थान प्रारंभ होता है। अब देखिए, जब
राजा थोड़ा सा शक्तिशाली बना तो सबसे पहला काम क्या है, सरकार बनी, लोकतंत्र में भी सरकार बनी, सबसे पहला काम क्या है कि या तो उसे पैसा चाहिए, उसे टैक्स चाहिए, उसे धन चाहिए ताकि वो निवेश करके कामों को कर सके। राजा बना है, उसे भी पैसा चाहिए, तो राजतंत्र में या तो आप दूसरे राज्यों को तलवार से जीत लीजिए और या कुछ ऐसा करिए अपनी रणनीति से कि दूसरे राज्य आपको मानने लगे और आपको मिलने लगे। चंद्रगुप्त प्रथम ने दूसरी स्ट्रेटजी को अपनाया। इससे पहले मगध वंश के जो संस्थापक थे, हर्यक वंश से स्टार्ट होता है मगध साम्राज्य, तो वहां पर बिंबिसार नामक शासक ने इस नीति को अपनाया था। वो नीति थी कि जो शक्तिशाली राज हैं उनसे लड़ने की अपेक्षा उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए जाएं। जब हमारे वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उनसे जो रास्ता है वो सॉफ्ट हो जाएगा, उनसे हमें मदद मिलनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो एक मुख्य कार्य था वो इसी ओर बढ़ा और लिच्छवी उस समय राज्य बड़ा ही मजबूत राज्य और मतलब आर्थिक दृष्टि से भी बड़ा संपन्न राज्य माना जाता था। बुद्ध घोष एक टीकाकार हैं, तो सुमंगल विलासिनी उनकी टीका है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो लिच्छवियों का क्षेत्र था, जिस क्षेत्र में वो थे, वहां एक जो है तो बहुमूल्य रत्नों की खान थी, रत्न निकलते थे उससे, जिस कारण ही वो क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत संपन्न था। अधिकांश इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि शायद चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति के लिए ही लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और इस विवाह के बारे में कई स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने इस विवाह के उपलक्ष्य में सिक्के चलवाए थे, जिनको विवाह सिक्के या राजा रानी सिक्के के नाम से जाना जाता है। उन सिक्कों में एक तरफ चंद्रगुप्त और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी की तस्वीरें हैं, नीचे नाम लिखे हैं, और दूसरी तरफ लिच्छव लिखा है। दूसरी चीज, विशाखा दत्त की जो आपने बुक मैंने बताई है कि विशाखा दत्त की जो बुक है देवी चंद्रगुप्तम, वो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के विवाह का पूरा जो है प्रेम प्रसंग के बारे में ही लिखी गई है। प्रयाग प्रशस्ति में भी, प्रयाग में जो अभिलेख रखा है समुद्रगुप्त का, उसमें भी समुद्रगुप्त स्वयं को लिच्छवी दौहित्र के नाम से संबोधित करता है। मतलब लिच्छवी दौहित्र का मतलब है लिच्छवी कन्या से उत्पन्न, तो इसका मतलब है कि उस विवाह की पुष्टि होती है। दूसरा काम जो चंद्रगुप्त मौर्य का है वो है गुप्त संवत का प्रवर्तन। गुप्त संवत क्या है भाई? समय मापने के लिए, जैसे हम लोग जो इस समय मापते हैं विक्रम संवत को हम लोग फॉलो अप करते हैं, इसी तरीके का नया संवत गुप्त संवत प्रचलित किया था। और वो राजा कौन था? वो था चंद्रगुप्त प्रथम। 319 ईस्वी में इसका प्रचलन, चूंकि 319 से ही वो इस्टेब्लिश हुआ था, उसने सत्ता की बागडोर संभाली थी, तो अपनी राज्याभिषेक की तिथि से ही उसने गुप्त संवत का क्या किया था, शुरुआत करी थी। इसके बाद आते हैं हम लोग, इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त, जिसको परम क्रमांक के नाम से भी जाना जाता है, राजा बना। और यह समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का सर्वोच्च राजाओं में से एक था। इसके समय विभिन्न तरीके की जानकारियां हमको कहां से मिलती हैं, अलग अलग स्रोत हैं। हालांकि मैंने पहले बताया कि मुख्य जानकारी जो है समुद्रगुप्त की वो प्रयाग प्रशस्ति से ही, चूंकि वो चरित्र काव्य है और जो हैं उनके कवि हैं, उनके द्वारा लिखा चरित्र काव्य का मतलब उनके चरित्र के रूप में काव्य लिखा गया है, प्रशंसा में लिखा गया है, प्रशस्ति इसीलिए हमने शब्द लगाया, प्रशंसा में लिखा गया। तो उन्होंने डिटेल वार जो उन्होंने किया है, जैसा किया है, जहां युद्ध किए हैं, जो भी जीता है, हर एक चीज का वर्णन उस प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ये सुरक्षित दशा में है, प्रयाग के म्यूजियम में आज भी है ना। संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत के जानकार उसको जाकर पढ़ सकते हैं। दूसरा,
एरण अभिलेख, ये मध्य प्रदेश में एक जिला है सागर में, उसमें एरन अभिलेख मिलता है, जिससे भी हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्के इन्होंने चंद्रगुप्त जो है तो सॉरी समुद्रगुप्त, ठीक है, फोन आ गया था, कोई बात नहीं। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। वो अलग अलग सिक्के थे, जैसे एक गरुण सिक्का था, एक धनुर्धारी प्रकार का सिक्का था, परशु प्रकार का सिक्का था, और इसके बाद अश्व व्याघ्र हनन का सिक्का था, है ना, वीणा वादन का सिक्का था। इन सिक्कों में अलग अलग तरीके की जो है तो चित्रों का वर्णन करा गया है, और उसी के आधार धनुर्धारी सिक्के में धनुष लिए हुए समुद्रगुप्त का चित्र बना हुआ है ना। परशुराम के लिए परशु लिए हुए, फरसा लिए हुए जो है तो उसका चित्र बना हुआ है। इसके बाद अश्व जो तो व्याघ्र हनन में बाघ को मारते हुए जो है तो उसका चित्र बना हुआ है। वीणा वादन करते हुए चित्र बना हुआ है। इस तरीके के सिक्के जो है तो समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए। अब आते हैं समुद्रगुप्त की विजयों पे। समुद्रगुप्त, चूंकि मैंने पहले ही बताया, सर्वोच्च राजाओं में से एक राजा है समुद्रगुप्त। तो पहला युद्ध जो है तो आर्यावर्त के साथ युद्ध होता है समुद्रगुप्त। आप अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए, राज्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए युद्ध तो होने हैं राजतंत्र में। तो पहला जो युद्ध है समुद्रगुप्त द्वारा, वो आर्यावर्त का युद्ध है। अब हम जानते हैं आर्यावर्त, तो अगर मनुस्मृति को देखें तो आर्यावर्त का स्पष्ट वहां पर उल्लेख है कि आर्यावर्त का क्षेत्र है कहां। तो पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक और विंध्याचल से हिमालय तक का जो क्षेत्र है, पूरब से पश्चिमी समुद्र तक पहुंच जाइए, मतलब एक तरफ गुजरात है, एक तरफ बंगाल है, ये क्षेत्र मिला लीजिए, और विंध्य जो पर्वत है उसके ऊपर का क्षेत्र हिमालय तक, वो सब आर्यावर्त कहलाता था। तो आर्यावर्त का प्रथम युद्ध पहला है उसका, और 3 राजाओं को उसमें वो पराजित करता है। पहला राजा था अच्युत, दूसरा राजा था कोत कुलज, और तीसरा राजा था नागसेन। 3 राजाओं को पराजित करता है, और पराजित करने के बाद अब वो स्ट्रेटजी अपनी बनाता है कि मुझे अब नेक्स्ट युद्ध करना है। कहां की ओर? अब दक्षिण की ओर चलना है। तो दक्षिणापथ का युद्ध, दक्षिणापथ के युद्ध में अब दक्कन की भी डेफिनेशन, अगर महाभारत हम ग्रंथ को देखें तो वहां पर दक्षिणापथ की डेफिनेशन की दक्षिणापथ का क्षेत्र कितना था। तो विदर्भ तथा कोसल प्रदेश के, विदर्भ आज भी विदर्भ है, आप देख ही रहे हैं, विदर्भ तथा कोसल प्रदेश के जो दक्षिणी भाग है वो क्या है? दक्षिणापथ है। तो उनको मिलाने के लिए जो है तो समुद्रगुप्त आक्रमण करने की योजना बनाते हैं और चल देते हैं। अब तो वहां पर लेकिन स्ट्रेटजी देखिए समुद्रगुप्त की, वो समझ रहे हैं कि दक्षिणापथ का जो क्षेत्र है वो बड़ा दूर का क्षेत्र है। मेरी जो राजधानी है पाटलिपुत्र पटना, उससे बड़ा दूर का क्षेत्र है। अब क्या किया जाएगा? अगर उनको अपने साम्राज्य में मिलाया जाएगा, कब्जा किया जाएगा, तो निश्चित रूप से उसका जो है तो उनको कंट्रोल पे रखना थोड़ा सा परेशानी का सबब होगा। जैसा कि हम कालांतर में देखेंगे कि कई राजाओं ने उनको अपने क्षेत्र में मिलाने की कोशिश की, दक्षिण के क्षेत्रों को भी, और वो उनके लिए परेशानी का सबब बने। तो यहाँ समुद्रगुप्त की दूरदर्शिता की बात करी जाएगी कि उन्होंने क्या किया? आक्रमण किया, उनको जीता, और जीतने के बाद उनसे ये कहा कि अब हम तुमको मुक्त करे दे रहे हैं, छोड़े दे रहे हैं, तुम क्या करना? हमको कर भिजवाते रहना। तो इस नीति को, जो ये नीति थी, उसको कहा गया ग्रहण मोक्षानुग्रह। ये पहले ग्रहण किया, फिर अनुग्रह के आधार पर उनको मोक्ष दे दिया, मुक्ति दे दी। तो ये ग्रहण मोक्षानुग्रह दक्षिण राज्यों के साथ समुद्रगुप्त ने नीति अपनाई, और जीत कर भी उनको उसी हाल में उन्हीं राजाओं को जो है तो बना के चलाया। जैसे आप बाद में देखेंगे, हम मुगल काल में अकबर ने जो है तो राजपूतों के खिलाफ ये नीति अपनाई। उन्होंने जीता, उन्होंने क्षेत्र में मिलाया नहीं, उन्होंने कहा बस सत्ता स्वीकार लो कि हाँ सबसे सुप्रीम राजा अकबर है, बाकी हम आपके राज्य में, आपकी नीतियों में कोई दखल नहीं देंगे। तो ये दूरदर्शी, वो समझ रहे थे कि दूर है। लेकिन जब दक्षिण के क्षेत्रों में दक्षिणापथ का युद्ध लड़ रहे थे समुद्रगुप्त, तो उसी समय
आर्यावर्त के राजाओं ने अपनी अपनी स्वतंत्रता पुनः घोषित कर दी। तो वापस आकर पुनः उनको आर्यावर्त का युद्ध लड़ना पड़ा, तो इसे आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अब आर्यावर्त के युद्ध में जितने राजाओं को जीता उन्होंने, तो उनके साथ ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति नहीं अपनाई, क्योंकि वो तो सब आसपास के राजा थे, वहां से जाना पास था, तो उनको सीधा अपने राज्य में ही मिला लिया। ये नीति कहलाई प्रसभोद्धरण की नीति। प्रसभोद्धरण की नीति, राजाओं को सीधा जीता और अपने राज्य में मिला लिया कि वो पूरा गुप्त साम्राज्य है। अब मतलब कोई जो छुटपुट राजा थे वो सब समाप्त हो गए। एक चीज और आती है कि जिस समय समुद्रगुप्त दक्षिणापथ के युद्ध करने के लिए जा रहा था, दक्कन को जीतने के लिए जा रहा था दक्षिण की ओर, उस समय जंगलों से रास्ते थे। उस समय इस तरीके के हाईवे और जो ये स्पीड रोड बने हुए वो सब तो थे नहीं। तो जंगलों से जंगली जो जातियां थी, जनजातियां थी निवास करने वाली, वो थी, उनको कहा गया आटविक जनजातियां। आटविक जनजातियां मतलब जंगल में निवास करने वाली, वो भी बहुत युद्ध और इन चीजों में मतलब कुशल थे, क्योंकि उनको कुशलता का एक पैमाना है कि प्रकृति से दिन रात उनका संघर्ष था। दुनिया भर का जंगली जानवर है और मतलब जो संघर्ष था, इसलिए वो थोड़े से मतलब लड़ाकू प्रवृत्ति के थे ही। तो जब वो दक्षिण की ओर जा रहा था तो आटविक जनजातियों ने बड़ा परेशान किया था उसे, और बीच बीच में जो हो तो उसे रोकने की कोशिश करी थी। तो जब दूसरा आर्यावर्त का युद्ध जीत लिया उसने, उसके बाद उसने आटविक जनजातियों के खिलाफ युद्ध छेड़ा कि ये बहुत परेशान किए थे, और उसको जीत के अंतिम बात उसने करी कि आसपास के जो क्षेत्र थे, 5 राज्य थे उसकी राजधानी से जुड़े हुए छुटपुट थे, जिनमें समतट डवाग, कामरूप, कुर्तपुर और नेपाल थे। कामरूप आप जानते ही होंगे, असम को कहा जाता था। ये थे, ये जुड़े हुए थे, तो इनको उसने जीता। अब बात आती है अंतिम में इतना सारा जीता ऊपर से नीचे तक, तो भाई कुछ तो प्रशंसा होनी चाहिए। जब यही विदेशी इतिहासकार स्मिथ को ये पता लगा, जब उन्होंने पढ़ा बाद में कालांतर में, स्मिथ उस समय तो पैदा हुए नहीं थे, स्मिथ तो बाद में मतलब अपने ब्रिटिश पीरियड के समय के हैं। तो जब उन्होंने पढ़ा कि समुद्रगुप्त इतना विशाल साम्राज्य कायम किया था, इतनी विजय की थी, तो उनकी इन विजयों से प्रभावित होकर उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। कारण यही था कि नेपोलियन भी विश्व विजेता बनने की राह पर चले थे, बहुत सारे देशों को उन्होंने जो है तो अपना विजित किया था, तो उनके समान कंपैरिजन करने के लिए उन्होंने कहा कि ये भारत के नेपोलियन है। तो आज इतना ही, और नेक्स्ट डे